माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान जेबी पटनायक जी, मेघालय एवं मिजोरम के राज्यपाल श्रीमान डॉक्टर कृष्णकांत जी पाल, असम के मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी, केंद्र में रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, मेघालय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल सांगमा जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री श्रीमान पीयू ललथन हावड़ा जी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमान सोनोवाल जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान किरेन रिजिजू जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अरुणेंद्र जी और विशाल संख्या में आए हुए गुवाहाटी के प्यारे भाइयों और बहनों, रेलवे के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत का एक राज्य आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। वो अपने आप में मेघालय का आज मेहदी पत्थर से गुवाहाटी तक का रेल रूट प्रारंभ हो रहा है। उसी के साथ साथ आज रेलवे का एक और भी कार्यक्रम है। भैरवी थी, भैरवी से लेकर के सारंग मिजोरम के लिए रेल की नई योजना के लिए शिलान्यास का भी अवसर है। ये दोनों प्रोजेक्ट एक रेल प्रारंभ हो रही है और दूसरा रेलवे के लिए शिलान्यास हो रहा है। हम लोग जो वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं, मैं तो उसके विषय में कोई ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, कहते हैं कि वास्तुशास्त्र वाले आपके घर में
सबसे पहले कहते हैं कि घर का जो ईशान कोना होता है, ईशान कोने को ठीक ठाक रखो, साफ सुथरा रखो। अगर एक बार ईशान कोना ठीक रखा, उसकी पवित्रता को संभाला, तो घर के अंदर वास्तु शास्त्र की दृष्टि से हमेशा मंगलमय माहौल रहेगा। अब मैं नहीं जानता हूं ये सच कितना है, झूठ कितना है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारत के इस ईशान कोने को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को अगर हम अच्छी तरह से संभाल लें तो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए अगर भारत का मंगल करना है तो हमारे इस ईशान इलाके का भी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट का भी तेज गति से भला करना होगा, विकास करना होगा। विकास के अंदर सबसे पहली बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लंबी दूरी की सोच के साथ भव्य सपनों को लेकर के जो चलता है, वो विकास की शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर से करता है। और एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो बाकी चीजें जनता अपने आप कर लेती है। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने साउथ कोरिया का नाम सुना होगा। वो बड़ा प्रदेश नहीं है, वो देश 5-6 करोड़ की आबादी वाला है, समुद्र के किनारे पर है, बहुत गरीब देश था, बहुत गरीब। यानी हम हिंदुस्तान में जो गरीबी की चर्चा करते हैं उससे भी ज्यादा गरीब देश था। लेकिन वहां के एक शासक थे, उनके मन में विचार आया कि कोरिया के बीचों बीच एक बहुत बड़ा समृद्ध देशों में होता है ऐसा हाईवे बना दे, बहुत बड़ा एक चौड़ा रोड बना दे। पूरे कोरिया में तूफान मच गया, लोगों को खाना नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, रहने को घर नहीं है। और ये कैसा शासक है, इतना बड़ा रोड बनाने जा रहा है, अरबों खरबों रुपया कर्ज कर रहा है। लेकिन वो अपने इरादों के पक्के थे। चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस रोड को बनाया, आलोचना सहते हुए बनाया। लेकिन उस एक रोड ने पूरे साउथ कोरिया की जिंदगी को बदल दिया। और आज से कई वर्ष पहले, हम इतना बड़ा देश है, अभी 3-4 साल पहले कॉमनवेल्थ की गेम्स का कार्यक्रम हम करना चाहते थे, और दिल्ली का क्या हाल हुआ था, कितनी बदनामी मिली थी, ये सारा देश और दुनिया जानती है। लेकिन साउथ कोरिया ने आज से करीब 12-15 साल पहले ओलंपिक को होस्ट किया था और पूरे विश्व के लोगों को निमंत्रित किया था। इतना वो देश आगे बढ़ गया।
गरीबी का नामो निशान मिटा दिया। एक रास्ता। कभी कभी अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी कहा करते थे कि संपत्ति नहीं है कि जिससे रास्ते बनते हैं, ये रास्ते हैं जिससे संपत्ति बनती है। विकास के अवधारणा में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अगर हमें नॉर्थ ईस्ट का विकास करना है, नॉर्थ ईस्ट को भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनाना है, तो ये हमारा जो अष्टलक्ष्मी का इलाका है, हमारे जो 8 राज्य अष्टलक्ष्मी, ये सच्चे अर्थ में भारत की लक्ष्मी बनने की ताकत रखते हैं। ये अष्टलक्ष्मी, इनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया जाए, जिसमें रोड हो, रेल हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी हो, अगर कनेक्टिविटी में हम सफल हुए, और मैं विश्वास करता हूं होने वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान आज जो टूरिज्म के लिए इधर उधर बेचारा जगह खोजता रहता है, जो अपर मिडिल क्लास सोसाइटी देश में पैदा हुई है, बहुत बड़ी तादाद में है, उसको साल में 1 बार 2 बार परिवार के साथ बाहर जाना होता है। अगर अच्छी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट को मिल जाए, मैं विश्वास से कहता हूं, यहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हरे भरे जंगल है, प्यारे लोग हैं, सारा हिंदुस्तान उमड़ पड़ेगा, सारा हिंदुस्तान उमड़ पड़ेगा। और इसी सोच के कारण जब हमारी सरकार बनी, अभी तो नई नई सरकार है हमारी, बजट बनाना था, पहले ही बजट में इस क्षेत्र में हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेलवे से जोड़ने के लिए 28,000 करोड़ रुपया तय कर लिया। क्योंकि मुझे मालूम है, एक बार ये व्यवस्था बन गई, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को अपने आप पार कर लेगा। उसी प्रकार से पूरे विश्व में जो विकास का चित्र बन रहा है, सारी दुनिया मानती है कि ये शताब्दी एशिया की शताब्दी है। और अगर ये शताब्दी एशिया की शताब्दी है, तो हमने कोई तैयारी की है क्या? हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते रहे, अब हमने तय किया है, अगर एशिया की शताब्दी है और हमें सचमुच में उस परिस्थिति का फायदा उठाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो भारत ने लुक एक्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लुक ईस्ट नहीं, लुक एक्ट करना होगा हमने। और लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट रेल से, रोड से, म्यांमार से जुड़े, एशिया के और देशों से जुड़े, आप कल्पना कर सकते हैं ये भूभाग व्यापार का कितना बड़ा केंद्र बन जाएगा, विकास की कितनी बड़ी अवधारणा पैदा होगी। और फिर नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को रोजी रोटी के लिए नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके
ऑक्सीजन से भरा हुआ इलाका, चारों तरफ हरियाली, पानी ही पानी, ये सब छोड़ करके शहरों में जाकर के जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। अब वक्त बदल चुका है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नेक्स्ट जनरेशन की सोच को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। पिछली शताब्दी में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये काम हो जाता तो लोग मानते जब आप बढ़िया हो गया। अब जगत बदल गया है। अब हाईवे भी चाहिए, हाईवेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड हाईवेज। डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए। डिजिटल इंडिया का सपना नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ने वाला होना चाहिए। हाईवेज का नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी हो। दिल्ली में बैठ करके, मोबाइल फोन पर बैठ करके जो कर सकता है, वो नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम पहाड़ों पर रहने वाला भी कर पाए, इतनी व्यवस्था मिलनी चाहिए। दुनिया बदल रही है। गैस ग्रिड क्यों ना हो, पीने के पानी की लाइन क्यों ना हो, बिजली 24 घंटे क्यों न मिले। अब हमने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्यों ना हो। नए युग के जीवन को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ना है। और मेरा विश्वास है कि आधुनिक भारत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नेक्स्ट जनरेशन की जो कल्पना है, उसे हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है, उसको साकार करना है। अगर एक बार नॉर्थ ईस्ट में भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बराबर लग गया, कनेक्टिविटी बराबर हो गई, यहां के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाई होती है नॉर्थ ईस्ट में, फिर ये जो दुनिया में बेंगलोर में, हैदराबाद में कंप्यूटर पर बैठ करके जॉब वर्क करते हैं, वो बेंगलोर और हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव में, अपने घर में बैठ करके कर पाएगा। कॉल सेंटर के लिए दिल्ली मुंबई में काम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट के कोने में भी हो सकता है। बदल जाती है दुनिया, बदली जा सकती है। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट के विकास की तरफ मैं जरा विशेष रुचि ले रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं म्यांमार गया था। वहां के राष्ट्र के मुखियाओं के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, हमारा व्यापार कैसे बढ़े, इस क्षेत्र के हमारे नौजवानों की शक्ति कैसे काम आए, उस पर मैंने बल दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये रेलवे का जुड़ना ये सिर्फ पैसेंजरों का आवागमन का विषय नहीं होता है। रेलवे हमें जोड़ती भी है, रेलवे हमें गति भी देती है, रेलवे हमें एक सामर्थ्य भी देती है। भारत के अंदर रेलवे जैसी व्यवस्था वो हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधि की रीढ़ बनने की ताकत रखती है। लेकिन दुर्भाग्य से आर्थिक विकास की एक ऊर्जा के रूप में रेलवे को देखने के बजाय हमने रेलवे को उस रूप में ला दिया। पार्लियामेंट में भी
जब रेलवे के बजट की चर्चा होती है, पूरे बजट की चर्चा पर किसी का ध्यान नहीं होता है, न देश में भी किसी का होता है। लेकिन जैसे ही रेल मंत्री बोलना शुरू करते हैं कि फलानी ट्रेन में एक डिब्बा बढ़ा दिया जाएगा, चारों तरफ तालियां की गूंज शुरू हो जाती है। वहां पर एक ट्रेन लंबी कर दी जाएगी, तालियां बज जाती है। कहीं कह दिया जाता है एक स्टेशन को अपग्रेड कर देंगे, तालियां बज जाती है। यानी रेलवे को ऐसे टुकड़ों में बांट दिया गया है, एक डिब्बा बढ़ जाए बस काम हो गया, एक रूट चालू हो जाए काम हो गया। हमने तय किया है इन छोटी 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 चीजों से जो रेलवे की तालियां बज रही है, हम वहीं संतुष्ट मानने वाले नहीं है। हम रेलवे को उसका विस्तार भी बढ़ाना चाहते हैं और उसका आधुनिकीकरण भी करना चाहते हैं। रेलवे का हॉरिजॉन्टल विकास भी हो, वर्टिकल विकास भी हो। हॉरिजॉन्टल विकास का मेरा मतलब है हिंदुस्तान में कोने कोने जहां रेलवे पहुंचा सकते हैं, रेलवे पहुंचाए। और वर्टिकल का मेरा मतलब है हमारी सेवाओं को अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, स्पीड को बढ़ाएं, समय बचाएं, सुविधाएं बढ़ाएं और सच्चे अर्थ में राष्ट्र के अर्थतंत्र को गति देने वाला सच्चे अर्थ में रेलवे एक इंजन बन जाए, उस रूप में रेलवे को ले जाना है। और मुझे विश्वास है हमारे नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में पिछले 100 साल में जिस गति से रेल आगे बढ़ी है, उससे अनेक गुना ज्यादा गति से रेल का पूरा तंत्र आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। पहली बार भारत में हमने एक निर्णय किया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% रेलवे के अंदर विदेशी पूंजी का निवेश। लोग आएंगे, धन लगाएंगे, आधुनिक रेल बनेगी, आधुनिक पटरी बनेगी, आधुनिक सिग्नल सिस्टम आएगी, आधुनिक तरीके से टिकट दी जाएगी। पूरी रेलवे की व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा सकता है। और उसके लिए क्योंकि 125 करोड़ का देश, कभी न कभी तो हर व्यक्ति पैसेंजर हुआ करता है, हर नागरिक यात्री भी हुआ करता है। कोई साल में एक बार सफर करता है तो कोई दिन में एक बार सफर करता होगा, लेकिन सफर हर कोई करता है। इतना बड़ा मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट जहां हो, और आज रेलवे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इको फ्रेंडली होती है, मास ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अनेक ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर के रेलवे के माध्यम से हम एक पूरी नई व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं। उसी प्रकार से रेलवे का पूरा काम एक प्रकार से एक्सपर्टाइज चाहिए, डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए और उसके लिए लोग चाहिए। आज रेलवे की हालत ऐसी है कि लोग, रेलवे में क्या एडवर्टाइजमेंट आता है तो लोग अर्जी करते हैं, हमें रेलवे में नौकरी चाहिए, लोग अर्जी करते हैं, फिर रेलवे वाले इंटरव्यू करते हैं और जिसका नंबर लग गया, फिर रेलवे वाले उसको सिखाते हैं कैसे काम करना। हमने नया रूप सोचा है और मेरे नौजवान मित्रों को बहुत पसंद आएगा। हमने कहा है पूरे देश में 4 अलग अलग कोने में अलग रेलवे की यूनिवर्सिटीज बनेगी।
और उसमें सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ रेलवे संबंधित सब बारीक अध्ययन होगा उसमें, ताकि वहां से पढ़ करके जो नौजवान निकलेगा वो तुरंत रेलवे में काम आएगा। रेलवे का भी लाभ होगा, उस नौजवान का भी लाभ होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, व्यवस्था के साथ गति में सुधार, सुविधा के साथ सेवा की गुणवत्ता में परिवर्तन। मुझे बताइए, आज हमारे जो रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े शहरों के बीचों बीच बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है। मीलों तक बड़े शहर के अंदर रेलवे चल रही है। और आज जमीन इतनी महंगी हो गई है और हमारे रेलवे स्टेशन 100 साल पहले जैसे थे वैसे ही है। कुर्सी वैसी, बैठने की बेंच ऐसी, पैसेंजर जाएगा तो स्थिति ऐसी। ये बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है? हमने कहा है कि रेलवे स्टेशनों को प्राइवेटाइज करो, नीचे ट्रेन चलती रहे, ऊपर 5 स्टार 7 स्टार होटल बना दो, मोटेल बना लो, मॉल बना दो। ट्रेन चलती रहेगी, ट्रेन के ऊपर आसमान पूरा खुला पड़ा है, उसमें से इनकम करो और रेलवे को अच्छी करो। ऐसा मैंने उनको समझाया। और अभी रेलवे ने निर्णय भी कर लिया है, कुछ रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने वाले हैं। एयरपोर्ट से भी रेलवे स्टेशन अच्छा होना चाहिए, मेरा मत है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर गरीब से गरीब इंसान जाता है, सामान्य मानवी जाता है, मजदूर भी जाएगा तो बेचारा रेल से जाएगा। एयरपोर्ट पर अच्छी सुविधा हो, रेलवे पर क्यों ना हो। और इसलिए पूरे रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं बदलनी है। देखते ही देखते आप देखिए, कुछ मॉडल रूप 10-12 जगह पे तो मैं करवा दूंगा। और एक बार हो गया तो फिर तो सारे हिंदुस्तान में होने में देर नहीं लगेगी, फिर चल पड़ेगी गाड़ी। भाइयों बहनों, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। विश्व का पूरा अच्छे से अच्छा काम है, उसमें से जो नई चीजें ला सकते हैं हमें लानी है। और नॉर्थ ईस्ट को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ करके नॉर्थ ईस्ट, ये अष्टलक्ष्मी का प्रदेश भारत की लक्ष्मी बन जाए, भारत का सबसे धनी प्रदेश बन जाए, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला। मैं रेलवे के अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। रेलवे विभाग को, मंत्री श्री को बधाई देता हूं कि वे इस काम को संपन्न कर रहे हैं और आगे की योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मेघालय, मिजोरम की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके मुख्यमंत्री श्रीयों का, गवर्नर श्री का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हम सब मिलकर करें, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास में हमारे देश का कोई कोना भी पीछे न रह जाए। उसके लिए विकास की वो अवधारणा को लेकर आगे चले। विकास वो हो जो सर्वस्पर्शी हो, सार्वदेशिक हो, सर्वपोषक हो, सर्वपूरक हो। ऐसे विकास को आगे बढ़ाने में सबके योगदान के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान तरुण जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन और आशीष वचन के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अब हम मेहंदी पथार से गुवाहाटी तक पहली पैसेंजर गाड़ी को हरी झंडी दिखाने की ओर बढ़ते हैं।
मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण से अनुरोध करती हूं कि वह आगे आएं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के लिए स्टेज पर रखे लीवर को नीचे दबाया जाएगा, जिसके साथ ही मेरी दाईं तरफ रखा सिग्नल का रंग हरा हो जाएगा। इस अतिथि को टेलीविजन लिंक द्वारा मेहंदी प्रसारित किया जाएगा और उसके साथ ही पहली पैसेंजर गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय इस समय गाड़ी को हरी झंडी दिखा रहे हैं और आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस हरी झंडी दिखाने के साथ ही ये पहली पैसेंजर गाड़ी रवाना हो जाएगी।